आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है सबके पास? कि मुझे बता दें थोड़ा। अच्छा, ईद कब है? ईद की तो वैसे 3 दिन छुट्टियां होती हैं, लेकिन मुझे आप लोगों का पता नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि ईद वाले दिन मेरी क्लास हो, लेकिन आपकी मर्जी। अब ईद की छुट्टियां कैसे करनी चाहिए या इसका थोड़ा मुझे बता दें, क्योंकि ईद के बाद फौरन मेरे क्लासेस भी स्टार्ट होंगे। टाइमिंग तो आपके क्लास की सेम ही रहेगी, शाम को। हम उसको एडजस्ट करेंगे कि सुबह क्यों मुझे जो है यूं नहीं जाना पड़ेगा। 2 दिन ऑफ करें या 3 दिन ऑफ करें? क्योंकि ज्यादा दिन अगर ऑफ करें तो मसला होगा फिर। मुझे मसला नहीं होगा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि एक दिन skip करें। बाकी बच्चों की क्या राय है? आप ग्रुप में भी बता सकते हो, यहाँ अगर बता दो तो यहीं भी बता सकते हो। एक दिन सही है, हाँ। पढ़ने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? बाकी बच्चे क्या कहते हैं? अच्छा, आज वैसे टॉपिक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी। मैंने सोचा कि आपकी क्लास मिस करूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि 2 दिन वैसे ईद की छुट्टी अगर कर लेंगे हम, या एक दिन करें या 2 दिन, या तो ये भी फिर मसला होगा, और आगे चलकर फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो इसकी वजह से मैंने क्लास की। सोर थ्रोट हुआ है मुझे और फीवर वगैरह। तो लेकिन मैंने सोचा कि क्लास स्किप नहीं करते हैं, क्लास लेते हैं, क्योंकि कोर्स एक तो वैसे ही पहले ही बहुत बड़ा है। स्पीड तो मेरी ज्यादा है, लेकिन फिर भी स्पीड तो काफी ज्यादा है, लेकिन आपको समझनी भी आनी चाहिए चीजें। ये चैप्टर वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने सोचा कि एक दिन अगर गेप होगा ना, बच्चे रिवाइज वगैरह नहीं करेंगे तो फिर इनको कंफ्यूजन होगी। ठीक है। तो एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अभी आज वाला जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस कॉन्सेप्ट्स बनाते जाएं, क्योंकि मैं, आपको पता है कि आपको जो भी चीजें मुश्किल लगती हैं या टिपिकल लगती हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले कल वाला थोड़ा रिपीट करेंगे, क्योंकि वो इसके साथ रिलेटेड है, फिर मैं आपको बताऊंगा। सही है। ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है। अच्छा, सबसे पहले इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। प्राइमरी कॉइल, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम एन पी के साथ जाहिर करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इसके करंट को हम जाहिर करेंगे आई पी के साथ। और इसके ईएमएफ को या वोल्टेज को हम जाहिर करेंगे ई एस के साथ, सॉरी ई पी के साथ। ठीक है। यानी कि ई पी क्या है? वोल्टेज इन प्राइमरी। कौन सा बच्चा ज्वाइन कर रहा है? ज्वाइन हो रहा है इसका। अच्छा, 1 मिनट थोड़ा वेट। हाँ, ज्वाइनिंग। ये ज्वाइन में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज के आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, यहाँ से मैं आपको बताऊँ, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है ज्वाइन करने में। सही है। तो यहाँ पर थोड़ी टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर होनी चाहिए। वो कौन सी है? एनपी यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, आईपी करंट इन प्राइमरी, और ईपी वोल्टेज इन प्राइमरी। ये क्या है? टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, या प्राइमरी इसको लिख देता हूं मैं। ये क्या है? करंट इन प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है। और ये क्या है? वोल्टेज इन प्राइमरी, या ईएमएफ बोल सकते हो आप, वोल्टेज इन प्राइमरी। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि अगर इस वायर में से, अगर एक वायर में से करंट जा रहा है आए, तो उसके सराउंड एक फील्ड बनेगी। फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है? थंब रखो फील्ड के डायरेक्शन में, सॉरी करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करो, तो यहाँ से फील्ड बनेगी अंदर की तरफ, और यहाँ से ये फील्ड आएगी बाहर की तरफ। अब जितना हम इस तार से दूर जाएंगे तो फील्ड डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी?
अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि ये करंट जो है कांस्टेंट है, अगर ये मैं बोलूँ कि ये करंट कांस्टेंट है, तो इस रीजन के अंदर जो फ़ील्ड होगी वो भी कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये करंट वेरी कर रहा है, यानी कि करंट चेंज हो रहा है, तो इस करंट की वजह से जो फ़ील्ड बन रही है सॉरी अपना मैग्नेटिक फ़ील्ड, वो मैग्नेटिक फ़ील्ड भी चेंज करेगी। अगर करंट को चेंज करेंगे तो उसके साथ-साथ जो उस करंट की वजह से फ़ील्ड बन रही है, वो भी चेंज करेगी। सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ? समझ आ रहा है ये? कि अगर करंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड बन रही है, अगर मैं करंट को कांस्टेंट रखूँगा, तो फ़ील्ड कांस्टेंट होगी। अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस में कांस्टेंट रखूँ तो। अगर करंट को मैं कम या ज़्यादा करूँगा तो फ़ील्ड भी चेंज होगी। ये बात समझ आ रही है? ये कल वाली चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ उसके साथ रिलेटेड ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से होगा। अच्छा ओके, गुड। अच्छा अब देखें, ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है। मैंने यहाँ पर प्राइमरी कॉइल लिखा। अभी मैं आपको समझाने के लिए इसको क्या करूँगा, यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है पॉज़िटिव, पॉज़िटिव टर्मिनल। यानी कि ये करंट जा रहा होगा इस तरह से, फिर ये नीचे आएगा, फिर इस तरह से हर टर्न के अंदर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होगा अगर सामने से देखेंगे तो। तो पिछले वाले डायरेक्शन में इसको नहीं बनाता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बस ये सेम वाले ही बनाते हैं। ये ये करंट क्या है हर टर्न में सेम डायरेक्शन के अंदर। अच्छा अब एक चीज़ देखें, इसको अगर मैं बोलूँ कि इसको मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट किया है। सही है? तो इसके अंदर करंट क्या होगा कांस्टेंट होगा, अगर मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच किया है तो। लेकिन हमें क्या करना है इस करंट को तब्दील करना है। इस करंट को जब तब्दील तब्दील करेंगे तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज की वजह से करंट बनेगा। तो यहाँ पर हम एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। आर ई RHEOSTAT। ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो करंट प्रोपोर्शनल होता है V अपॉन R के। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो करंट क्या होगा, कम होगा। अब इसके वजह से इस रियोस्टेट को एडजस्ट वगैरह करने की वजह से अगर मैं ये हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ, इसको मैं अगर वायर को यहाँ पर रखूँगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, यहाँ लेके जाऊँगा तो फुल रेजिस्टेंस होगी। तो ये रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, करंट कम या ज़्यादा होगा। अच्छा अभी होगा क्या? अभी एक चीज़ मैं बताऊँ आपको समझने के लिए। ये तो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ताकि आपके सही हो। अच्छा अभी हमें जो हमारा मतलब है टॉपिक को समझने का ये है कि जब हम इस रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे, इसमें से पहले से ही एक करंट गुज़र रहा है, इसमें से पहले से ही एक करंट गुज़र रहा है। लेकिन इस रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने से करंट कम ज़्यादा होगा। करंट क्या हुआ? कम ज़्यादा। मैंने बताया था कि जब करंट मूव करता है तो उसके साथ-साथ कोई ना कोई फ़ील्ड होती है। इसके अंदर अपनी एक फ़ील्ड मौजूद है। लेकिन जब करंट को हम कम या ज़्यादा करेंगे तो फ्लक्स के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। और इस फ्लक्स के चेंज करने की वजह से इसके खुद के अंदर एक करंट बन जाएगा। इसको ही हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या अपना इंड्यूस करंट दूसरा बन जाएगा या ईएमएफ बन जाएगा। ये दोनों दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। दोबारा सुनें, इसके अंदर मेन करंट पास ठीक है? अब मैं रियोस्टेट की मदद से रियोस्टेट क्या करता है रेजिस्टेंस को कम करता है या ज़्यादा करता है। इससे हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसको कम ज़्यादा करने का फ़ायदा ये होता है कि करंट को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जब करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो करंट की वज़ह से जो फ़ील्ड बन रही है, वो भी कम या ज़्यादा होगी। जब फ़ील्ड कम या ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स चेंज होता है। इसके अंदर से जो लाइनें क्रॉस कर रही होंगी वो कम होंगी या ज़्यादा होंगी, यानी कि चेंज होंगी। अब उस चेंज की वजह से इसके खुद के अंदर इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस प्रोसेस का नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये वाली बात समझ आई सबको कि सेल्फ इंडक्टेंस किसको कहते हैं? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना कोई मुश्किल वाला नहीं है। समझ आया? थ्योरेटिकल बताया है मैंने सिर्फ। ओके। अच्छा एक चीज़ और देखें, ईएमएफ का कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस ईएमएफ इंड्यूस वाला जो फैराडे लॉ के अंदर था। ईएमएफ इंड्यूस इंड्यूस किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स चेंज हो और जितने टर्न्स ज्यादा हो। अगर मैं एक यहाँ पर एक कॉइल लेता हूँ जिसमें फ्लक्स चेंज जो है कांस्टेंट है ठीक है, दूसरे में भी यानी कि दोनों के अंदर फ्लक्स चेंज सेम है,
लेकिन मैं नंबर ऑफ टर्न्स को कम या ज्यादा करता हूँ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को मैं कम करूंगा तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो कम होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बढ़ाऊंगा तो ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा। अच्छा, अब एक चीज देखें, ईएमएफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था माइनस इन फाई अपॉन टी। फाई किसके लिए था? फ्लक्स के लिए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल प्रोड्यूस ईएमएफ। यहाँ पर नेगेटिव जो है वो अपने कार को अपोज करता है। सही है, ये वाली बातें हमने कल डिस्कस की थी। अच्छा, अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, ईएमएफ इन प्राइमरी, यानी कि इसके अंदर जो इसका जो ईएमएफ है ईटी वाला, वोल्टेज इन प्राइमरी या ईएमएफ इन प्राइमरी, वो प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर देखें, इसके अंदर जो ईएमएफ बन रहा है ना प्राइमरी के अंदर, वो प्रोपोर्शनल होता है जितना जल्दी हम इस प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करते हैं। जितना करंट को चेंज करेंगे उतना ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये हो किस तरह से रहा है, करंट को चेंज करेंगे इस तरह से होगा। ये करंट को हमने चेंज किया, करंट के चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स की चेंज की वजह से ईएमएफ बनेगा। देखो, हमने करंट को चेंज किया, करंट की चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स की चेंज की वजह से ईएमएफ बना। और ईएमएफ प्राइमरी के अंदर बनाए तो इसको नाम देते हैं हम ईएमएफ इन प्राइमरी, इसका नाम होता है कंडक्टेंस। अच्छा, आप देखिए ईएमएफ इन प्राइमरी किसके साथ प्रोपोर्शनल है? डेल्टा आईपी अपॉन टी के। और डेल्टा आईपी अपॉन टी के बराबर है चेंज इन करंट इन प्राइमरी। सही है, इस प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाओगे तो ईएमएफ इन प्राइमरी किसके बराबर होगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट रखेंगे, उस कांस्टेंट का नाम होता है इंडक्टेंस। उसको एल से जाहिर करते हैं, एल फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यूनिट क्या है इसका? इसका यूनिट होता है हेनरी। हेनरी। अच्छा, यहाँ पर मैंने रखी एल और यहाँ पर रखा डेल्टा आई टी अपॉन टी। सही है, और यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है कि ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो अपने कॉज को खत्म करना चाहेगा। सही है, लेंज लॉ में मजीद इसको डिस्कस करते हैं, फिलहाल जितनी चीजें बता रहा हूँ वो समझो। ठीक है। अच्छा, आप देखें, कल मैंने आपको बताया था, यहाँ तक समझ आया? ये क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा समझ? बाकी बच्चे बताएं, राव आपको क्लियर हो रहा है? बाबा, बाबा को क्लियर हो गया? 142, 142 क्लियर? अच्छा, क्लियर हो रहा है तो मुझे बताएं। अच्छा चलो ठीक है फिर। अच्छा, एक चीज देखें, यहाँ पर ईएमएफ किसके बराबर है? माइनस एल डेल्टा आई पी अपॉन टी के। यहाँ पर भी ईएमएफ है वो किसके बराबर है? माइनस एन फाई अपॉन टी। इन दोनों को बराबर रखें तो ये एन फाई अपॉन टी बन जाएगा माइनस एल डेल्टा आई पी अपॉन टी के। यहाँ से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगी, टाइम भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो एन फाई है ये बराबर मिलेगा, एन फाई बराबर मिलेगा एल और आई के। एल कंडक्टर, ये अपना इंडक्टेंस के लिए, और डेल्टा आई के, यहाँ पर करंट रख दो आप, तो ये एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। इस पर प्रॉब्लम आते हैं तो ये फॉर्मूला आपने याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला ये तो आपने कल पढ़ा फेराडे के अंदर। अच्छा, ये किसका फार्मूला है जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी के अंदर और प्राइमरी की चेंज की वजह से? इसको नाम देते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। जब खुद के अंदर प्रोड्यूस हो करंट, खुद में ही करंट चेंज करने की वजह से, तो या ईएमएफ प्रोड्यूस हो, उसको हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। अब म्यूचुअल में किस तरह से होता है ये फॉर्मूला आप याद कर लें। यहां तक क्लियर हुआ? ये आ, इसका मैं एसेस ले लूं फिर मैं बताता हूँ, इसको आगे बताता हूँ आप।
आवाज क्लियर है सबके पास? आवाज और वीडियो क्लियर है सबके पास? ओके। राव, आप क्लास बार बार क्यों लीव कर रहे हो? चलो देखें यहाँ पर। अब यही सेम टर्म्स जो है इसके लिए यूज होंगे। ओके ओके। तो दोबारा से मुझे प्रूव कर। सही। वीडियो और वॉइस किसी को पूछा मसला ना हो वीडियो में। ओके, बाकी बच्चों के पास मुकद्दस, बाबा, आप आंसर दे दें। अच्छा चलो देखें। यही जो होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी एनएस, करंट इन सेकेंडरी आईएस, और पोटेंशियल इन सेकेंडरी ईएस। ये सेम टर्म्स इसके लिए यूज होंगे। अच्छा, अभी ये कॉन्सेप्ट देखें। हमने पढ़ा था कि जब करंट अपना क्रॉस करे, अब इसके अंदर किस तरह से। अच्छा चलो ठीक है। जब करंट इसमें से क्रॉस करेगा तो यहाँ पर करंट ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये यहाँ से ऊपर, फिर ये यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पर ये जो है करंट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर करंट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर जो फेस बनेगा वो कौन सा बनेगा? साउथ। सही है। यहाँ पर अगर यहाँ से देखेंगे तो ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो फेस बनेगा ये बनेगा नॉर्थ। सही है। अच्छा, अब अगर हम करंट को कम ज्यादा करेंगे, अगर हम करंट को कम ज्यादा करेंगे तो यहाँ से जो फील्ड निकल रही होगी वो इस मैग्नेटिक अपना इस जो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, अपना जो वायरिंग है, इस वायरिंग के अंदर या इस कंडक्टर के अंदर जो चेंज होगी। अब देखें, हमने क्या किया है, इस करंट को क्रॉस किया इसमें से। पहले करंट कांस्टेंट था, तो इसके अंदर से फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट क्रॉस कर रही होंगी, क्योंकि ये वाला फेस क्या बन जाएगा? नॉर्थ। ये वाला फेस नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, इसको थोड़ा करीब बनाता हूँ। यहाँ से फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएंगी। अब फील्ड लाइंस जा रही हैं, अगर करंट कांस्टेंट है, इफ करंट इज कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है इसका मतलब ये फ्लक्स चेंज जो है वो नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स जो प्रोड्यूस होना है वो आई एस, वो जीरो होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस रियोस्टेट की मदद से इसके अंदर करंट चेंज करेंगे। अब हम करंट इसके अंदर चेंज करेंगे तो अपना इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर होगा। यही इसकी ब्यूटी है इस टॉपिक की। हम करंट इसके अंदर चेंज करेंगे और ईएमएफ इसके अंदर करंट बन जाएगा। अब ये किस तरह से होगा? जब मैं, अच्छा आप देखिए, मैंने बताया ना, अगर करंट इसके अंदर चेंज नहीं कर रहे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगी। मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्राइमरी की, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की क्या रहेगी? कांस्टेंट। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है जब मैंने करंट को चेंज नहीं किया। अब मैं रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करूंगा। अब जब मैं रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा तो क्या होगा? करंट भी चेंज होगा। रेजिस्टेंस को चेंज करने की वजह से करंट चेंज होगा, और करंट की चेंज की वजह से बनेगा हमारा फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर हमने पढ़ा है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन टी। अगर फ्लक्स को चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये हमने एक कल फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा, अब देखिए, अब यही चीज तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन मजे वाली बात कौन सी है कि करंट भी इसी में चेंज हो रहा है, फ्लक्स भी इसी में चेंज हो रही है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस इसमें हो रहा है। तो जब हम प्राइमरी कॉइल के अंदर ईएमएफ को जब हम प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करें तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी चेंज होगी।
तो फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर ईएमएफ चेंज करने से अगर सेकेंडरी के अंदर करंट बनता है तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब करंट हम प्राइमरी के अंदर चेंज करें, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो सेकेंडरी का और उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए या करंट प्रोड्यूस हो जाए, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अच्छा, आप देखें इसका फॉर्मूला देखें। प्राइमरी वाला हमने देखा, प्राइमरी वाला फॉर्मूला एक रिलेशन किस तरह से मिला, इन पाई इक्वल्स टू एल आई। एक ये रिलेशन मिला था, ये हमें किसके लिए चाहिए था, प्राइमरी। यहाँ पर रिलेशन हमें निकालना है किसका, सेकेंडरी का। अच्छा, अब देखें इसका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू एन फाई अपॉन टी। हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल्स टू अगर करंट को चेंज करेंगे, मैंने किस तरह से बताया, करंट को चेंज करेंगे तो करंट चेंज किस में हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी के अंदर। तो मैं इस तरह से लिखूं, डेल्टा करंट चेंज इन प्राइमरी ओवर टाइम। सही है, करंट चेंज करें अगर प्राइमरी के अंदर तो ईएमएफ किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है अपना प्राइमरी। EMF in secondary is directly proportional to change in current in primary। ये वाली बात सही है, क्लियर हो रही है? इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे। ES is equals to यहाँ पर रखेंगे M। M किसके लिए है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस, M फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका भी यूनिट क्या है, हेनरी। सही है, यहाँ पर बाकी फॉर्मूला सेम रखें, डेल्टा आई पी अपान टी। और ये वाली माइनस, माइनस शोज डायरेक्शन, ये अपने जो कॉज है उसको अपोज करेगा, माइनस एम आई अपॉन टी। लेकिन करंट किसके लिए लेना है, प्राइमरी के लिए। यानी कि सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ बन रहा है वो प्राइमरी के अंदर कितना आप करंट चेंज कर रहे हो इस पर डिपेंड कर रहा है। सही है, अब इसका रिलेशन किस तरह से निकलेगा, इसको और इसको दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको दोनों दोनों को कंपेयर करो। सही है, तो किस तरह से होगा, इसको और अपना एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसको दोबारा बताता हूँ। क्लियर हो रही है चीजें? क्लियर तो हो रहा है ना, समझ तो आ रहा है ना? अच्छा, एक चीज देखें, यहाँ पर हेनरी का यूनिट है, हमने डिस्कस नहीं किया। हेनरी का यूनिट होगा, अब देखें अगर मैं फॉर्मूला लिखूं E इज इक्वल्स टू एल डेल्टा आई अपॉन टी, जो पिछले वाला। अगर यहाँ से मुझे एल का यूनिट निकालना है तो ये टाइम इसके साथ डिवाइड कर रहा है, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ई बन जाएगा। और उसके नीचे ये करंट है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा एल। ईएमएफ का यूनिट कौन सा होता है, ईएमएफ का यूनिट होता है हमारा वोल्टेज, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर। तो वोल्टेज इंटू सेकंड पर एम्पियर, इसको हम नाम देते हैं हेनरी। अच्छा, हेनरी को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, हेनरी को आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि जब आप करंट चेंज करो 1 एम्पियर पर सेकंड और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो 1 वो, तो उसको आप नाम दोगे 1 हेनरी। दोबारा से सुने, अगर करंट को हम चेंज कर रहे हैं 1 एम्पियर पर सेकंड, अगर करंट हम टाइम के हिसाब से 1 एम्पियर पर सेकंड करंट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो ईएमएफ वो 1 वोल्टेज है, तो इसकी जो इंडक्टेंस होगी वो 1 हेनरी होगी। 1 हेनरी is equals to current change per second is 1 ampere and the EMF produced is 1 volt. So the inductance will be known as Henry, 1 Henry। एक हेनरी को आप इस तरह से डिफाइन करोगे। सही है, बाकी आई थिंक इसके अंदर कुछ नहीं है टॉपिक के अंदर। इसके अलावा दो और थोड़े टॉपिक हैं।
इसका दूसरा रिलेशन कौन सा है? इसका दूसरा रिलेशन ये इस तरह से है कि यहाँ से लिख रहा हूं मैं पूरा। ईएमएफ जो सेकेंडरी के अंदर है वो प्रोपोर्शनल है किसके साथ? माइनस एम डेल्टा आई पी अपान टाइम के साथ। यानी कि करंट अगर प्राइमरी के अंदर चेंज होगा तो ईएमएफ सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस होगा। अच्छा, प्राइमरी के अंदर जो ईएमएफ, प्राइमरी के अंदर जो करंट चेंज हो रहा है वो क्या करवा रहा है? इसके अंदर फ्लक्स को चेंज कर रहा है। इसके अंदर फ्लक्स को चेंज कर रहा है, डेल्टा फाई एस इस फ्लक्स को चेंज कर रहा है और उस फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ बन रहा है। तो ईएमएफ का दूसरा फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो कौन सा है? एन फाई अपान टी। ईएमएफ किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी के अंदर। नंबर ऑफ टर्न्स किसके लिए? सेकेंडरी के अंदर। फ्लक्स किसके अंदर चेंज हो रहा है? सेकेंडरी के अंदर। तो इन दोनों को आप बराबर रखो तो ये बनेगा एम डेल्टा आई पी अपान टी। ये बराबर बनेगा डेल्टा माइनस एन एस डेल्टा पाई एस अपान टी। ये टी टी में खत्म हो जाएगा, एन एन माइनस माइनस में खत्म होगा तो ये एम डेल्टा आई पी बराबर मिलेगा हमें एन एस डेल्टा पाई एस। ये दूसरा रिलेशन आपने याद करना है। इस पर और उस पर प्रॉब्लम आते हैं जब म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन हो, करंट प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें और फ्लक्स इन चेंज इन सेकेंडरी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, करंट प्राइमरी का देकर, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के देकर, फ्लक्स सेकेंडरी का देकर आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ सकता है। यानी कि कोई भी, इस फॉर्मूला में कितनी चीजें? चार। तो एक चीज मैं हमेशा जिस भी बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ उसे कि फार्मूला के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फार्मूला में 5 चीजें हैं ना तो n माइनस 1 चीजें आपको गिवन होंगी। यानी कि 5 चीजें, 5 में से n की जगह 5 रखो, एक निकालो तो 4। 4 चीजें आपको गिवन होगी, एक चीज आपको फाइंड करनी होगी। अगर एक चीज से ज्यादा आपको गिवन नहीं है तो उसको निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला, ये चीज आप याद कर रहे हैं। तो एक तो ये वाला रिलेशन है वो आपने याद करना है और दूसरा रिलेशन था ये ऊपर जो मैंने लिखा है एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। यहाँ पर एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए और यहाँ पर एम जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। ये दोनों फॉर्मूलाज है, हमें दोनों याद करने हैं। ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी के करंट के चेंज करने की वजह से हो रहा है और सेकेंडरी के अंदर इस करंट प्राइमरी के चेंज करने की वजह से इन सेकेंडरी चेंज की चेंज को आप इस तरह से, ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लो। इस फॉर्मूला से बाहर कुछ पूछेंगे नहीं। वैसे ये थोड़ा ड्राई टॉपिक है, समझ कम आता है बच्चों को क्योंकि इसमें ये कंफ्यूजन जो होती है ना ज्यादातर वो सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर होती है। सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर होती है जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है बच्चों को। सही है? क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद का टॉपिक है एसी जनरेटर। इसके अंदर काफी डायग्राम्स वगैरह, काफी डायग्राम्स इसके अंदर है, लेकिन जो इसके अंदर मेन मेन चीजें होंगी वो मैं बोर्ड पर ड्रा करूंगा। इसमें कॉइल की रोटेशन है जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है कि इसमें कॉइल कब रोटेट होगी, मोशनल ईएमएफ इसके अंदर कब प्रोड्यूस होगा और इसके कितने पार्ट्स हैं। तो जो मेन मेन मैं आपको चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, उससे कॉन्सेप्चुअल चीजें जो पूछी जाती हैं या सवाल वगैरह जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर उसमें से पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ ये डायग्राम ड्रॉ करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सही है? तो इसका आपका सिलेबस के अंदर टॉपिक कौन सा है? एसी जनरेटर। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सोलर प्लेट है हमारी, वो क्या करती है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारी जो बैटरी होती है, बैटरी
बैटरी क्या करती है, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। एक सेकंड। बैटरी क्या करती है, बैटरी हमारी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसके अंदर, अपना लाइट एनर्जी के अंदर। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को, पहले पहले जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को, इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये इसका कॉन्सेप्ट है, जनरेटर कन्वर्ट करेगा किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि बेसिकली करंट प्रोड्यूस होगा, और जनरेटर से हमें वोल्टेज और करंट वगैरह ही चाहिए, जिसकी वजह से हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह हैं, यानी कि घर के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं बेसिकली, उनको हमें चलाना है। तो यहाँ पर एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो करंट हमें मिलेगा, जो करंट हमें मिलेगा इससे, वो मिलेगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसकी कुछ टाइम के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाए, यानी कि वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाए। ये इस तरह से ये डायग्राम हम शो करते हैं एसी के लिए। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। वो टाइम के साथ अपनी जो है वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, यानी कि ऐसा करंट जो टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज कर दे, उसे हम नाम देते हैं एसी करंट। और ऐसा अपना करंट जो टाइम के साथ साथ अपनी पोलैरिटी को चेंज ना करे, उसे हम नाम देते हैं अपना डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जिसे हम कहते हैं। तो एसी जनरेटर, इसमें से हमें करंट किस तरह से मिलेगा, एसी करंट मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ये वाला जनरेटर। सही है। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, सही है। ये मैं पार्ट्स आपको बताऊं, इसके अंदर सबसे पहले तो एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट। दूसरा इसके अंदर कार्बन ब्रशेस होते हैं, सही है। ये कार्बन ब्रशेस अपना वोल्टेज को जो है वो इनपुट और आउटपुट देते हैं। बुक की लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं कि स्लिप रिंग्स और कलेक्टिंग ब्रश। अच्छा, इसको कार्बन ब्रश, ब्रश को कलेक्टिंग ब्रशेस भी कहा जाता है, सही है। अब जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैग्नेट, कार्बन ब्रशेस, और तीसरा क्या है, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, और चौथी है आर्मेचर, आर्मेचर। ये इन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी में लिखी है, इसको सिंपल आप याद कर लो, क्वाइल, जो क्वाइल घूम रही है जनरेटर के अंदर। और पांचवी कौन सी है, पांचवी है एक्सेल। ये जनरेटर के बेसिकली अंदर वाले पार्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं, और इस डेरिवेशन वगैरह में, फॉर्मूला वगैरह में देखेंगे इस तरह से होंगे। अच्छा, देखें इस तरह से होगा, एक कॉइल बनी होगी जनरेटर के अंदर। इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, अलग अलग मार्कर से ड्रॉ करता हूँ। अब ये जो कॉइल है, ये एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट होगी, और ये जो कॉइल है दूसरी, ये इस स्लिप के रिंग के साथ कनेक्ट होगी, और इसके साइड लगे हुए होंगे कार्बन ब्रश। ये क्या है, ये है कार्बन ब्रशेस। और इसका साइड वाला मैं से बना रहा हूँ इस तरह से। ये कार्बन ब्रश रेड वाला इसके लिए, ये वाली कॉइल का ये पार्ट जो है, और ये ब्लू वाला इस कॉइल के लिए। अच्छा, ये जो मैंने सर्कुलर फॉर्म में बनाए हैं ये क्या है, ये जो मैंने सर्कुलर फॉर्म में बनाए हैं ये, इनको अलग अलग नाम देते हैं हम। अच्छा, और एक चीज, इसके अंदर बीच से, यानी कि सेंटर से, इसको घुमाने के लिए एक चीज होती है, वो सेंटर पास करती है। इस
आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थोड़ी देर में। अच्छा, अब इसको देखें, इसके अंदर नंबरिंग हम करें। अच्छा, इसके साइड में क्या लगा हुआ होता है, इसके साइड के अंदर हम मैग्नेट लगा देते हैं। यहाँ से मैंने लगा दिया एक नॉर्थ वाला पार्ट, और यहाँ से मैंने लगा दिया एक साउथ वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये किस तरह से बनेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अच्छा, अब आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि ये कौन सी चीज है। इसका ये वाला जो पार्ट है, जो सेंटर से क्रॉस कर रहा है, ये इसको घुमाता है, इस पूरी कॉइल को अंदर जनरेटर के अंदर घुमाता है, और इसको हम कहते हैं एक्सिल नंबर 5। ये नंबर 5 क्या है, यहाँ से देख लो, एक्सिल। अच्छा, अब ये जो ब्लू और रेड से मैंने बनाई है, ये है इसकी कॉइल। इस कॉइल को आप नाम देते हो आर्मेचर का। यानी कि ये जो चीज है ब्लू और रेड, ये नंबर 4 है। सही है, ये कौन सी चीज है, नंबर 4। एक ब्लू और कॉइल और दूसरी रेड कॉइल। और ये जो मैंने ये सर्कुलर फॉर्म में बनाए हैं, ये दो, इसके साथ साथ ये वाले जो पार्ट्स अटैच हैं वो तो है कार्बन ब्रशेस। ये रेड वाला इसका कार्बन ब्रश है, और ये ब्लू वाली वायर का कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश क्या करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, यानी एक साइड से ये बनेगा पॉजिटिव और दूसरी साइड से ये बनेगा नेगेटिव। इनके साथ हम लोड रेजिस्टर लगा देते हैं, आर एल। यानी कि कार्बन ब्रशेस एक्ट एज अ टर्मिनल वोल्टेज डिवाइस। ये क्या करेंगे, इनके साथ हम जो हम करंट लेते हैं ना, बेसिकली ड्रॉ करेंगे या किसी रेजिस्टर के साथ लगाएंगे, वो इस कार्बन ब्रशेस की मदद से लगाएंगे। अच्छा, ये जो सर्कुलर ब्लू और रेड है, अब ये क्या है, ये सर्कुलर ब्लू और ये सर्कुलर रेड, ये क्या है, ये दोनों स्लिप रिंग्स हैं। इनको नाम दोगे आप स्लिप रिंग्स। अब इसके पार्ट्स क्लियर हुए। बुक के अंदर जो पार्ट्स वगैरह लिखे हुए होते हैं और डायग्राम आपकी ब्लैक एंड व्हाइट बनी हुई होती है, तो ये आपको क्लियर नहीं होते। अच्छा, अब देखें, एक चीज दोबारा से समझे। ये जो वायर है, इसका जो ये ब्लू वाला पार्ट है, इसकी ये जो है ये स्लिप रिंग्स इस ब्लू वाले पार्ट की है। और दूसरी ये जो रेड वाली है, इसकी वायर, ये जो कॉइल है, इसकी ये रेड वाली वायर इसके ब्लू वाले के अंदर से क्रॉस होकर दूसरी अपनी एक जो है वो स्लिप रिंग्स सराउंड करेगी। सही है, ये वाली चीज क्लियर है। इसके 3-4 पार्ट्स होते हैं, अपना 5 पार्ट जो मेन होते हैं। और ये किसके लिए होते हैं, ये एक्सेल इसको घुमाने के लिए होता है। एक कॉइल है, जो कॉइल घूमती है तो करंट प्रोड्यूस होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो हम देखेंगे। मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं जो इस करंट के लिए, सॉरी, अपना मैग्नेटिक फील्ड के लिए होते हैं। कार्बन ब्रशेस किसके लिए होते हैं, इससे हम अपना जो करंट है वो ड्रॉ करते हैं। सही है। और स्लिप रिंग्स होती हैं, ये वाली जो रेड के लिए अलग होगी और ब्लू के लिए अलग होगी, जो कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लिप रिंग्स के ये अपना कार्बन ब्रशेस किसके साथ अटैच होते हैं, तो ये स्लिप रिंग्स के साथ अटैच होते हैं। इसके ये पार्ट्स आपको क्लियर हुए। अब इस पार्ट के बाद ही हम पढ़ेंगे कि ये करंट किस तरह से बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ आ रहा है? ओके, गुड। इसकी मैं पिक्चर निकालूं। सही है। अच्छा, अब देखें, इसके अंदर जो है करंट किस तरह से प्रोड्यूस होगा। अब मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मोशनल ईएमएफ का, कि जब हम जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम किसी कंडक्टर को मूव करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को मूव करवाते हो जब आप, अगर ये फील्ड इनवर्ड है, ये कंडक्टर है, इस आपने इस कंडक्टर को मूव करवाया, तो जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हो तो क्या होता है, उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसका नाम हम रखते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल
ईएमएफ। अब वही चीज जनरेटर के अंदर होगी। जनरेटर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है? मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मैग्नेट फील्ड के अंदर एक कॉइल घूम रही है। अब कॉइल घूम रही है, कॉइल मूव कर रही है। कॉइल के मूव करने से जनरेटर के अंदर क्या प्रोड्यूस प्रोड्यूस होगा? मोशनल ईएमएफ। अब वो मोशनल ईएमएफ हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रशेस की मदद से बाहर निकालकर अपना लोड रेजिस्टेंस को देते हैं, जो भी हमारे अप्लायंसेस वगैरह होते हैं, मेन सर्किट के अंदर आता है। फिर उसके बाद जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो घर के अंदर अप्लायंसेस वगैरह होती है। अच्छा, अब ये जनरेटर कॉइल जो है किस तरह से घूमेगी और किस तरह से ये प्रोड्यूस होगा, तो ये मुझे ड्रॉ कर लेने दे थोड़ा। अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ से नॉर्थ, ये है हमारा नॉर्थ, और यहाँ पर मैंने रखा है कुछ इसके पास साउथ। तो फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगी? ये बनेगी हमारी नॉर्थ से साउथ। सही है, ये बनेगी हमारी नॉर्थ से साउथ। अब कॉइल की हमें मोशन देखनी है। कॉइल की हमें मोशन देखनी है। सबसे पहले जो कॉइल पड़ी हुई है वो इस तरह परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी कि अगर मैं इसको रेड और ग्रीन से बनाऊं, ये अपना रेड और ब्लू से, ये इस तरह से, और ये रेड पार्ट इसका, ये थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा मुझे, लेकिन समझाने के लिए बनानी पड़ती है ये। सही है, तो ये अभी किस तरह से पड़ी हुई है? बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये इसकी रोटेशन में दिखा रहा हूँ आपको क्लॉकवाइज, इसकी रोटेशन में दिखा रहा हूँ आपको क्लॉकवाइज, ये याद रखना। तो अब ये थोड़ी देर के बाद ये क्या, कॉइल अगर इस तरह से घूम रही है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इस तरह से होगा, इस तरह से घूमेगी। इस तरह से घूमेगी तो इसका ब्लू वाला पार्ट जो है वो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, और रेड वाला पार्ट, वो रेड वाला पार्ट इसका चला जाएगा इस साइड। सही है, अब ये दोबारा दोबारा घूमेगी, तो ये रेड थोड़ी देर पहले देखें तो ब्लू ऊपर था। अब ये क्या होगा, जब ये घूमेगी ना तो ये रेड वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये इस तरह से, और ये ब्लू वाला पार्ट ये इसके नीचे होगा। ये बुक के अंदर आपके अंदर बनी हुई है, बुक की जो है वो अपना डायग्राम है। अब थोड़ी देर के बाद अब देखें, पहले ये इस तरह से परपेंडिकुलर थी, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमी, क्लॉकवाइज घूमी तो ये ब्लू वाला पार्ट यहाँ चला गया, और रेड वाला ये इस तरह से पड़ी हुई है प्लेन के अंदर, यानी कि फील्ड के पैरेलल। अब ये दोबारा से घूमी, दोबारा से घूमी हाफ रोटेशन, तो ये हाफ रोटेशन घूमी 90 डिग्री पर, तो ये जो अपना रेड वाला पार्ट था ये ऊपर आ गया, और ब्लू वाला पार्ट था वो नीचे आ गया। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यहाँ पर पहले, यहाँ से देखें, पहले हमने रेड बनाया, रेड अपना ब्लू बनाया, ब्लू को हमने क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, तो ब्लू ये इस साइड चला गया और ये रेड इस साइड आ गया। अब ये ऊपर चली गई, ऊपर चली गई तो ये रेड वाला क्या हो गया ऊपर, और ब्लू हो गया नीचे। अब ये दोबारा से इस तरह से हो जाएगी, तो इसका जो रेड वाला पार्ट है वो आ जाएगा इस तरफ, दोबारा से इस तरह से घूमेगी, और ब्लू वाला पार्ट होगा इस तरफ। अच्छा, जो पांचवी पोजीशन होगी ना वो बस बिल्कुल सेम होगी। इसकी पोजीशंस को अगर मैं नाम दे, ये 2, ये 3, ये 4, तो अब जो पांचवी बनेगी ना वो बिल्कुल पहली की तरह बनेगी। इस तरह से ये क्लॉकवाइज घूमेगी, ब्लू वाला पार्ट ऊपर, क्योंकि ये रेड पैरेलल टू द फील्ड है, ब्लू वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, रेड वाला नीचे आ जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगी, ब्लू वाला पार्ट ऊपर, रेड वाला नीचे। सॉरी, एक कॉल आ गई बीच में। समझ आ रहा है?
कॉइल की मोशन समझ आ रही है किस तरह से हो रही है? कॉइल घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कॉइल घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अब देखें रेड वाला पार्ट घूमकर इस वाली जगह पर आ गया, ये इस तरह से हो रहा है। एक सेकंड मुझे बुक की मदद से दिखाने दो आप, ठीक है? ये इस तरह से हो रहा है। अब देखें इसके ऊपर एक पेपर चिपका हुआ है, पहले पहले ये किस तरह से पड़ी हुई है, इस तरह से, ये इस तरह से इस प्लेन के अंदर यानी कि परपेंडिकुलर। अब क्या हो रहा है, थोड़ी देर के बाद ये घूम रही है। अब सपोज करें ये ब्लू वाला पार्ट जो है ना, ये येलो वाला है, सही है? येलो वाला पार्ट इसका क्या है, ब्लू ब्लू वाला पार्ट है। तो ये थोड़ी देर के बाद घूम रही है, घूम रही है। तो अब येलो किस साइड आ गया, इस साइड, और ये देखो ब्लू किस साइड आ गया, इस साइड। अब ये दोबारा से घूम रही है, दोबारा से किस तरह से घूमेगी, इस तरह से। इस तरह से जब घूमेगी तो येलो वाला पार्ट कहाँ चला गया, डाउनवर्ड। तो ये ब्लू वाला पार्ट कहाँ चला गया है, ये डाउनवर्ड। अब ये दोबारा से किस तरह से कर्व करेगी, इस तरह से, सही है? तो ये येलो वाला पार्ट कहाँ पर चला गया, ये देखो ये यहाँ पर आ गया है। ये ब्लू वाला पार्ट देखो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर, सही है? अब ये दोबारा से घूमेगी, जब ये दोबारा से इस तरह से घूमेगी तो ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, ये अपना येलो वाला पार्ट आ जाएगा ऊपर। तो ये वाली जो मैंने बताई थी फिफ्थ वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम होगी। ये कॉइल की मोशन है। आप बुक को इसको नंबर देकर ये कॉइल में बता होता है सबको समझने में, बुक को अपना कलर करके उसको घुमाकर आप समझ सकते हो ये वाली चीज, सही है? अब हमें चीजें देखनी है कि इसके अंदर फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है और ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है वी बी एल साइन ऑफ थीटा। कल मैंने आपको बताया था कि मोशनल ईएमएफ मैक्सिमम होता है जब एंगल कॉइल के दरमियान और अपना मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और लेंथ के दरमियान 90 हो। अगर इन साइड के मैं नाम रख दूं, अगर ये अपना ब्लू वाली साइड है इसको मैं नाम दूं ए और बी, और रेड वाली जो साइड है इसको मैं नाम दूं सी और डी, सही है? सबको मैं ऐसे ही कर दूं, ये सी और ये डी, ये वाली सी और ये डी, ये वाली सी और ये डी, और इसके मैं नाम रख दूं ए बी, ए और बी, ए और बी। अच्छा अब देखें ए और बी और सी और डी, अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लूं तो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्या किसकी तरह बन रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर ये कॉइल है, इसकी टोटल लेंथ मैंने रखी है नाम एल, तो ये ए और बी किसके बराबर होगा, लेंथ के। फिलहाल थोड़ी देर के लिए सपोज करें ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बनाऊं और उसके बाद ये चीजें आपको समझाऊं ताकि आपको जनरेटर समझ में आए। वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है जनरेटर। अच्छा पहले तो फ्लक्स देखें, फ्लक्स किस तरह से चेंज हो रहा है। ये कॉइल जो है ये परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। जब कॉइल परपेंडिकुलर पड़ी हुई होगी तो इसके अंदर जो लाइंस क्रॉस होगी वो मैक्सिमम होंगी। तो यहाँ पर फ्लक्स का फार्मूला मैं लिखूं तो बी इंटू ए बनेगा, और वेक्टर एरिया इसका मैं अगर बनाऊं तो वो किस डायरेक्शन में बनेगा, फील्ड के पैरेलल। तो फील्ड के पैरेलल तो हमें एंगे अपना वैल्यू क्या मिलता है फ्लक्स का, फ्लक्स का वैल्यू मिलता है अपना एंगल का कौन सा वैल्यू मिलेगा, cos जीरो। cos जीरो हमारा होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगी वो मैक्सिमम मिलेगी, और कितनी मिलेगी, बी ए। और इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए थे, ये नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसलिए आप नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इसको एन लगा दोगे, बी ए एन। फिलहाल इतना समझो, फ्लक्स यहाँ पर कितनी है, बी ए एन, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स है, सही है? अब यहाँ पर देखें ये बिल्कुल इस तरह से पड़ी हुई है, कॉइल फील्ड के पैरेलल। जब कॉइल फील्ड के पैरेलल होगी तो इसका बनेगा परपेंडिकुलर, वेक्टर एरिया बनेगा परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स 90 पर कितना होता है, फ्लक्स 90 पर होता है 0। ये 1 के लिए, ये 2 के लिए देखते जाएं। 2 के लिए क्या बनेगा फ्लक्स, फ्लक्स हमारा होगा बी ए कॉस 90, बी ए कॉस 90 फ्लक्स 0। यहां पर दोबारा देखें तीसरे पर, अब देखें कॉइल घूम कर आई है तो इसका वेक्टर एरिया कहां चला गया है, पहले ये वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन के अंदर था। ये थर्ड वाली पॉइंट देखें, ये जब कॉइल इस तरह से थी तो इसका वेक्टर एरिया यहाँ पर था। अब जब ये कॉइल घूमी इस तरह से तो ये एंगल कितना बन गया, 90। ये घूमकर इस तरह से चली गई है तो ये वेक्टर एरिया किससे आ गया, इस डायरेक्शन, फील्ड के 180 पर चला गया, फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट चला गया। ये वेक्टर एरिया अभी ये इस पॉइंट का इस डायरेक्शन के अंदर है। तो फील्ड में और वेक्टर एरिया में कौन सी एंगल है, फील्ड में और वेक्टर एरिया में जो एंगल है वो कौन सी है, 180 cos 180। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह से होगा, ये दोबारा से घूमकर
ये दोबारा से घूम कर किस तरह से आ गया, ये हमारा घूमकर ये इसका परपेंडिकुलर, इसके फोर्स के लिए क्या होगा, प्लस बी ए कॉस 90 और ये बनेगा 0 और ये बनेगा प्लस माइनस बी ए एन। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, -1 इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बी ए बनेगा और एन फॉर नंबर ऑफ टर्न। अब देखो फ्लक्स मैक्सिमम हो रही है उसके बाद 0 हो रही है, उसके बाद नेगेटिव मैक्सिमम हो रही है उसके बाद 0 हो रही है। तो अब देखें, यानी कि पोलैरिटी फ्लक्स के अंदर आप देख सकते हो। अब करंट के अंदर देखें, अब हमें मोशनल ईएमएफ देखना है। फ्लक्स समझ लो पहले कि यहाँ पर फ्लक्स कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, ये वाली पॉइंट आप देख लो। अच्छा 1 और 5 पर फ्लक्स सेम रहेगी। अगर ये मैं 5 ड्रॉ करूं और यहाँ पर लिखूं तो 1 की और 5 की फ्लक्स सेम रहेगी, 2 और 4 की सेम रहेगी, 3 और 6 की फ्लक्स सेम रहेगी। इस तरह से होगा क्योंकि ये कॉइल की मोशन जो है वो सेम ही है। अब हमें ईएमएफ देखना है। ईएमएफ का फार्मूला क्या है, वी बी एल साइन ऑफ थीटा। अगर ईएमएफ मैं निकालूं ए और बी की तरफ से, ये कॉइल किस तरह से मूव कर रही है, इस डायरेक्शन के अंदर, और ये वाली सी और डी किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, बैकवर्ड। तो एक चीज देखें, ये वाली कॉइल फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल। ये वाला जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है इसकी मोशन क्या है, ईएमएफ का फार्मूला रखो वी बी एल साइन ऑफ थीटा। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए और बी का, ए और बी का आप निकालो तो वी बी एल। अब वेलोसिटी के दरमियान और फील्ड के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0। यहाँ पर ये बन रहा है 0 डिग्री, यहाँ पर ये बन रहा है 180 डिग्री। 0 और 180, साइन का वैल्यू 0 और 180 के लिए क्या आता है, 0। तो ये यहाँ पर ए और बी के साइड पर जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा 0। पहली बात तो ये, और सी और डी के दरमियान क्या बनेगा, ईएमएफ एट सी और डी वीबीएल साइन 180। साइन 180 यहाँ पर हमने रखा साइन 0। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये भी हमारा ईएमएफ हो गया सी और डी के लिए 0। यानी कि यहाँ पर जो ईएमएफ बन रहा है वो कुछ ईएमएफ नहीं बन रहा, मोशनल ईएमएफ यहाँ पर है 0। अच्छा ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर किस तरह से होगा, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला देखें आप। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला वीबीएल साइन ऑफ थीटा। अच्छा ये कॉइल किस तरह से घूम रही है, कॉइल घूम रही है क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, ऊपर आने की कोशिश करेगी। ये इस तरह से लेट कर चली गई है ना, तो क्लॉकवाइज ये वाली साइड इसकी जाएगी नीचे और ये वाली साइड आने की कोशिश करेगी ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी और फील्ड, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन रहा है, 90। यहाँ पर जो ए बी पर ईएमएफ बनेगा वो कौन सा होगा, वीबीएल साइन 90। तो यहाँ पर वीबीएल साइन 90, तो ए और बी की साइड ईएमएफ कितना बना, वीबीएल साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के। तो ई ए बी किसके बराबर मिला, वीबीएल, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ के। अच्छा सी और डी के ऊपर देखें, सी के और डी के ऊपर भी एंगल होगा 90, सी और डी पर भी एंगल होगा 90, वीबीएल साइन 90। तो यहाँ पर भी ये बनेगा वीबीएल ईएमएफ सीडी के लिए। इसका जो टोटल ईएमएफ बना वो कितना बना, ईएमएफ टोटल इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 2 वीबीएल। ये हमारा वैल्यू आया और शेप 2। जब फ्लक्स 0 होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम कितना होगा, 2 वीबीएल। कितना, कौन सा ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। यहाँ पर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि फ्लक्स यहाँ पर मैक्सिमम है तो मोशनल ईएमएफ 0 क्यों आ रहा है। फ्लक्स के मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पर एंगल आप कॉस यूज करते हो और यहाँ पर एंगल साइन यूज करते हो। जो साइन का वैल्यू मैक्सिमम आता है वो कॉस के वैल्यू के उल्टा होता है। साइन 0 मैक्सिमम होता है, अपना कॉस 0 मैक्सिमम होता है और साइन 0 0 होता है, तो ये ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स अगर मैक्सिमम है तो ये 0 आएगा, और यहाँ पर ए और बी का निकालें तो ये वीबीएल दोनों को ऐड किया तो टोटल ईएमएफ हमारा हमें जो मिला वो कितना मिला, 2 वीबीएल। यहाँ पर देखें दोबारा से, ईएमएफ इज इक्वल्स टू ए और बी के दरमियान ईएमएफ निकालना है। अच्छा अब देखें, ये कॉइल इस तरह से घूम कर आई है दोबारा से, अब ये कॉइल क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये यहाँ जाना चाहेगी और ये वाली ये पीछे जाना चाहेगी, तो दोबारा से एंगल 0 और 180, तो ए बी के दरमियान निकालोगे तो ये भी 0 आएगा, और ये सी और डी के दरमियान निकालोगे तो ये भी 0 आएगा, सही है। फोर्थ पर जब आप निकालोगे दोबारा से, फोर्थ पर
फोर्स पर जब आप निकालोगे, तो फोर्स पर निकालने के लिए अब देखें, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ये वाली साइड जो है ये ऊपर आना चाहेगी और ये वाली साइड नीचे जाना चाहेगी। तो ये ऊपर आ रही है तो इसकी एंगल 90, इसकी भी फील्ड के साथ एंगल 90। तो ए और बी के दरमियान जो बनेगा वो वीबीएल बनेगा, और सी और डी के दरमियान जो मोशनल ईएमएफ बनेगा वो भी वीबीएल बनेगा। यहाँ पर टोटल होगा वो कितना होगा, 2 VBL। ये होता है जनरेटर के अंदर ईएमएफ, और ये वाली जो टेबल बनी हुई है ये आपके बुक के अंदर बनी हुई है। अब आप, अगर आपके पास सिंथेटिक्स का बुक हो आपके पास, तो वो आप देख सकते हो इसके वैल्यूज। सही है, क्लियर हुआ, समझ आया कुछ? वैसे ही ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा टॉपिक। समझ आया कुछ, या मैंने बस खुद को ही समझाया है? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। मैंने इसको काफी सिंपल करने की कोशिश की, और ये डायग्राम भी बोर्ड पर बनाई है। ये जो एक तो बोर्ड हमारे पास वो है मार्कर वाला, अगर टच स्क्रीन होता तो डायग्राम वो हम नेट से उठा लेते, तो एक दो वीडियोस होती तो 3D के अंदर आप देखते तो और मजीद क्लियर होता। इसकी एक दो वीडियोस वगैरह हैं बिल्कुल छोटी छोटी, इस तरह इसके पार्ट्स वगैरह डिस्कस किए हुए हैं, और टर्मिनल के साथ ये किस तरह से कनेक्ट होता है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। उससे ये आपको फायदा होगा, वो आप देखना, 2-3 मिनट के वीडियो होंगे हार्डली। ये वाला क्लियर हुआ कि किस तरह से मैक्सिमम हो रहा है? अगर आपके पास बुक हो, मुझे पिक्चर्स मोकलियो मैं वो खोल, अगर आपके पास बुक हो तो मैं आपको एक पेज रेफर करता हूँ कि वहां पर आप ये पूरी जो सिनेरियो है ये बना हुआ है, तो वहां पर देखें एक मिनट और इसको चेक करें। बुक अगर एसटीबी की आपके पास पड़ी हुई है तो आपने पेज नंबर 140, सिंथेटिक्स की 140 पेज 14.21 जो फिगर है 14.21, उसमें यही जो है डायग्राम गिवन है। सही है। अच्छा एक चीज और देखें, अगर इस ईएमएफ का मैं टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं, यानी कि वोल्टेज का मैं ग्राफ बनाऊं टाइम के हिसाब से, अगर टाइम के हिसाब से मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं, तो सबसे पहले देखें कि ये वोल्टेज जब इनके दरमियान एंगल जीरो है, इस लेंथ अपना वेलोसिटी के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 और 180, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो इसके अंदर मोशनल ईएमएफ कितना आ रहा है, 0। तो ये यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जब ये कॉइल घूम कर आती है एक रोटेशन या आधी रोटेशन, तो इसका वैल्यू क्या आता है, मैक्सिमम। फिर इसका वैल्यू क्या आता है, 0। अब देखें 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, तो ये इस तरह से होगा 0 मैक्सिमम 0, और ये नेगेटिव मैक्सिमम, और ये फिर 0। ये किस तरह से हुआ, क्योंकि ये करंट हमने जो निकाला है वो क्या है, हमारा एसी करंट। एसी करंट हमने निकाला है, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है एसी को डेनोट करती है कि ये नेगेटिव मैक्सिमम है, अपना जो करंट है हमारा। सही है, तो डायग्राम देखा, बुक अगर आपके पास हो तो ये डायग्राम देखना आप। क्लियर हुआ, बाकी बच्चों को समझ आया? मैंने तो देखा ही नहीं आज क्लास में, पता नहीं कितने बच्चे। बाबा 142, राव, मुकद्दस, सब बताएं कि सबको क्लियर हुआ? सिंपल करके समझाया है, और इसमें से सवाल ही आ रहे हैं। इसका डायग्राम याद कर लो, और ये एसी करंट का अपना ग्राफ है। सबको क्लियर हुआ? क्लियर कर, बाकी बच्चों को, मुकद्दस को क्लियर हो गया, बाकी बाबा और राव और बाकी जो बच्चे हैं 142, आई थिंक 142 हिना है, हिना आपको क्लियर हुआ ये? अगर एमसीक्यू आ जाए, कॉइल की मोशन दे आपको, सही है, कॉइल की मोशन अगर गिवन हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो बस आपने ये देखना है कि कंडक्टर किस तरह से मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी को देखना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर।
ये वेव फील्ड के साथ पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी, बाकी सारी आप खुद जो है वो ड्राइव कर सकते हो। सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कर दी। बस एक टॉपिक है उसके अलावा, वो है हमारा ट्रांसफार्मर और लेंज लॉ मैंने आपको बताया था। वो अगर लेंज लॉ डिस्कस करते तो ये कुछ भी आज जो है वो नहीं हो पाता, म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह वाला। तो कल अगर मैं देखूंगा, अभी तो टाइम हो गया है ज्यादा, कल हम क्या करेंगे, कल लेंज लॉ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको वीडियो देखने के लिए बोला था, अगर वो वीडियो देख लिए तो जो है आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और फ्लक्स किस तरह से चेंज होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन मैं दोबारा से कल वो लेंज लॉ वाला पूरा टॉपिक आपको करवाऊंगा, उस पर अच्छे से एमसीक्यूज वगैरह भी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल के ये किस तरह से होगा, ये किस तरह से। फिलहाल के लिए आप जो है वो ट्रांसफार्मर का जो है वो टॉपिक देखिए, ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है कि ये पावर को कम या ज्यादा करता है। सही है, तो अपना सॉरी वोल्टेज को, सही है, वोल्टेज को क्या करेगा, अगर रेजिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो ये पावर को ये पहली बात तो ये सारी चीजें जो चल रही होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपकी एनर्जी पर चल रही होती है, यानी कि एनर्जी वायलेट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एनर्जी जो है वो थोड़ी इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। सही है, उसमें इस तरह से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की हुई होती है कि आपको वैल्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होकर ही मिलेगा। सही है, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज को, अगर इसको मैं लिखूं तो ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, ये दोनों चीजें करता है। अगर कोई ट्रांसफार्मर वैल्यू को, अपना वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है तो उसमें क्या होगा, अच्छा स्टेप अप और स्टेप डाउन। पहली बात तो ये ट्रांसफार्मर बना किस चीज का हुआ होता है, इसके अंदर एक शीट्स होती हैं, शीट्स, थिन शीट्स। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, और ये बीच बीच में से कटी हुई होती है। ये आपने देखा होगा। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ एक कॉइल रख देते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर जो टर्न्स होंगे वो क्या होंगे, एनएस। करंट जो होगा वो क्या होगा, सॉरी प्राइमरी के अंदर एनपी, और करंट जो होगा वो आईपी, और वोल्टेज क्या होंगे, वीपी। और यहाँ पर एक कॉइल होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर भी सेम, प्राइमरी, ये अपना कॉइल कौन सी है, सेकेंडरी। इसके अंदर करंट क्या होगा, आई एस, अपना वोल्टेज क्या होंगे, वी एस, और नंबर ऑफ टर्न्स एन एस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। यानी कि टर्न्स जो होते हैं वो सेकेंडरी के अंदर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी की। और स्टेप डाउन के अंदर क्या होता है कि सेकेंडरी के अंदर जो टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी के। सही है। अच्छा, जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के अंदर ज्यादा होंगे प्राइमरी से, तो क्या होगा कि इसमें वोल्टेज, स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा। अच्छा, आप एग्जांपल लो ना, आप एक कॉन्सेप्ट समझो, बाहर से जो लाइट आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो तो पता नहीं कितनी कितनी होती है, गेट से आती है, फिर वो ट्रांसफार्मर से गुजरती हुई, फिर दो तीन ट्रांसफार्मर से गुजर कर आपके घर के जो अप्लायंस हैं उसमें से किसी न किसी चीज को छोटी से छोटी वोल्टेज चाहिए होती है। जैसे कि जो काल बेल्स होती हैं, काल बेल्स, काल बेल्स, ये काल बेल्स क्या होती हैं, जो घंटियां बाहर बजाते बच्चे भाग जाते हैं, सारे बच्चे करते हो। 4 वोल्ट, इसको चाहिए होता है 4 वोल्ट। और आपकी जो एसी चल रही होती है उसको चाहिए होता है 220 वोल्ट या 210 वोल्ट, वरना एसी आपकी ट्रिप हो जाएगी। तो इन सब चीजें करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। ये सब चीजें करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए अपने, इसको वोल्टेज चाहिए अपने हिसाब से, और एसी को वोल्टेज चाहिए अपने हिसाब से, बल्ब को वोल्टेज चाहिए अपने हिसाब से। तो इन सब का अपना जो काम होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन का वोल्टेज को करने के लिए, वो करता है हमारा ट्रांसफार्मर।
सही है। अगर वो अपना स्टेप अप करेगा वोल्टेज को, तो देख लें यहाँ से ही नाम से ही ज़ाहिर है, स्टेप अप करने का मतलब क्या है कि वोल्टेज बढ़ाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाएगा तो ये सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज क्या होंगे? ज़्यादा होंगे कंपेयर्ड विद वोल्टेज इन प्राइमरी। अगर ये वोल्टेज कम करेगा, अब देखो ना यहाँ से वोल्टेज आए, इसको स्टेप अप करना है, तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इन प्राइमरी, इसको स्टेप अप करना है। स्टेप अप करना है यानी कि वोल्टेज सेकेंडरी क्या हो? ज़्यादा हो। और तो जब ये ज़्यादा हो जाएँगे तो वोल्टेज सेकेंडरी के अंदर बढ़ जाएँगे कंपेयर्ड विद प्राइमरी के अंदर। स्टेप डाउन के अंदर क्या होगा? वोल्टेज को कम करना होगा। तो ये किस तरह से होगा? नंबर ऑफ सेकेंडरी ये तो टर्म्स है। तो ये किस तरह से बन जाएगा? वोल्टेज इन सेकेंडरी इज़ लेस देन वोल्टेज इन प्राइमरी। तो इसका एक रिलेशन बनता है। इसका एक रिलेशन बनता है, वो किस तरह से बनेगा? इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज अपॉन प्राइमरी। सही है। अब करंट के साथ इसका उल्टा है, इन दोनों का करंट के साथ उल्टा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने किया कि करंट जब मैं प्राइमरी के अंदर चेंज करूंगा तो ईएमएफ किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी के अंदर। करंट अगर मैं कम ज्यादा करूंगा तो ईएमएफ किसके आएगा? अंदर आएगा, सेकेंडरी के अंदर। तो ये जब जहां पर सेकेंडरी लिखा हुआ है वोल्टेज या ईएमएफ, इसके सामने हमें करंट रखना है प्राइमरी, और यहाँ पर जो प्राइमरी लिखा हुआ है इसके सामने आपने करंट रखना है सेकेंडरी। तो ये अपना एक ट्रांसफार्मर रेशियो भी इसको नाम कहा जाता है, और दूसरा भी पता नहीं इसका कोई एक नाम है, वो मुझे अभी याद नहीं है। बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पर काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी से ज्यादा, वोल्टेज सेकेंडरी से सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी से ज्यादा, करंट जो है प्राइमरी में प्राइमरी से वोल्टेज सॉरी यहाँ पर करंट जो है सेकेंडरी का प्राइमरी से कम। ये चीजें याद रखनी है। अगर प्रॉब्लम आ जाए कि स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप अप सेकेंडरी से number of secondary greater than number of primary, voltage in secondary greater than voltage in primary, current in secondary is less than current in primary, because के इनका रिलेशन जो है इनवर्स है। तो ये अगर आपसे एफिशिएंसी पूछे, एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? एफिशिएंसी बराबर होती है, याद कर लो, एफिशिएंसी का बेसिक फार्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आपको बताएगा, इनपुट बताएगा, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। अगर आपसे पावर पूछे, अगर आपसे कहा जाए कि पावर कितना होगा, पावर किसके बराबर होता है? आपने सिंपल चीज पढ़ी है कि पावर अगर आपसे पूछिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट है या वोल्टेज कांस्टेंट है, तो आपने पावर के फार्मूले पढ़े वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आर। ये फार्मूला आपने पढ़े। यहाँ पर देखो करंट भी है, और इसको छोड़ो, यहाँ पर जो चीजें आपको गिवन है वो रखो, वी स्क्वायर अपॉन आर और आई इंटू वी, आई इंटू वी। यहाँ पर वोल्टेज भी गिवन है और करंट भी गिवन है। तो ये अगर इस किस्म की डेटा हो तो ये आप यूज कर सकते हो। आई स्क्वायर इंटू आर, ये वाली अगर डेटा आपके पास मौजूद हो, रेजिस्टेंस आपको देगा, तो ये आप वाला आप फार्मूला यूज कर सकते हो। तो इसको आप इस तरह से भी रख सकते हो, ई स्क्वायर अपॉन आर। ई क्या है? बेसिकली ईएमएफ। जब आपको रेजिस्टेंस गिवन हो तो वोल्टेज का स्क्वायर करके उसको रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इसको हम थिन शीट्स में कट करते हैं। वो थिन शीट्स के अंदर क्यों कट करते हैं? ताकि इसके अंदर जब हम करंट प्रोड्यूस करते हैं ना, इसके अंदर जब हम करंट को चेंज करेंगे तो करंट के चेंज करने की वजह से इस आयरन कोर के अंदर भी फ्लक्स बन जाता है। आयरन कोर के अंदर फ्लक्स चेंज होता है, आयरन कोर के अंदर। तो फ्लक्स चेंज की वजह से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि वो करंट जब मैं अब देखें, एक चीज समझें, यहाँ पर देखें, मैंने करंट चेंज किया प्राइमरी कॉइल के अंदर, प्राइमरी की चेंज करने की वजह से इसमें तो करंट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसके अंदर से जो लाइनें गुजर रही थी, ये हमारे पास जो आयरन कोर अपना कोर मौजूद है, इसके अंदर से जो लाइनें गुजर रही थी, फील्ड लाइंस, वो कम या ज्यादा होगी। अब ये इसके अंदर कम या ज्यादा होने से फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स क्या हो गया? चेंज। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमें पता है कि क्या होता है? प्रोड्यूस इंड्यूस होता है ईएमएफ या करंट। तो इसके अंदर जो करंट बना इस कोर के अंदर, इसको हम नाम देते हैं एडी करंट। एडी करंट। इसको हटाने के लिए कौन सा तरीका हम यूज करते हैं? इस वायरिंग को, ये अपना जो अपना कोर है इसको हम कट कर देते हैं। इस कटिंग प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम? लेमिनेशन। कटिंग को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लेमिनेशन। लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब
क्या है कि आपने एक जो आपके पास ये अपना कोर था, इसको आपने कट कर दिया। अच्छा, कट करके भी छोड़ना नहीं है क्योंकि करंट को दोबारा से पाथ मिल जाएगा। तो इसके बीच के अंदर मैं इसका एक पार्ट कट करूँगा और उसके ऊपर वार्निश लगा दूँगा या इंसुलेटिंग कोई चीज़ लगा दूँगा। ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बच्चे जो घर में सामान वगैरह तोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर से बाहर निकलते हैं। तो ये मैंने बचपन में भी देखा था, तो लेकिन उस टाइम पता नहीं था। सही है, तो आपने अगर घर के अंदर ये चीज़ें देखी हो, तोड़-फोड़ की हो, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ये जो चीज़ है, ये बिल्कुल अलग-अलग होगा। इसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, ये सब जॉइन होकर ये वाला पार्ट बनता है, जिसके अंदर यहाँ पर प्राइमरी की टर्न्स होते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी के टर्न्स होते हैं। अच्छा, इसको जब आप सेपरेट करोगे ना, बीच में से इसमें देखोगे आप कोई चीज़ चिपकी हुई है। इसके अंदर बीच के अंदर जो चीज़ चिपकी हुई है या जो चीज़ लगी हुई होती है, वो इस एडी करंट को क्या करती है, मिनिमाइज़ करती है। एडी करंट को मिनिमाइज करती है, फ्लक्स के चेंज को रोकती है, ताकि फ्लक्स चेंज कम से कम हो, ताकि एडी करंट प्रोड्यूस ना हो। क्योंकि एडी करंट अगर प्रोड्यूस होंगे, तो जो हम पावर दे रहे हैं, वो पावर हमें कम मिलेगी। तो पावर जब डिक्रीज हुई है, तो पावर गई कहाँ? पावर हीट के फॉर्म में चली गई, एडी करंट के फॉर्म में चली गई। तो ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और हमें एक हीटिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करना पड़ता है। क्योंकि जब हीटिंग इफेक्ट होगा ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, घर के अंदर करंट उतना आएगा नहीं जितना हमें चाहिए। सही है? क्लियर हो रही है चीजें? सारी चीजें इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। ट्रांसफार्मर इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, याद करने वाला फार्मूला जो है सिंपल यही फार्मूला है। प्राइमरी स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, ये टर्म्स याद कर लो, किसके अंदर ज्यादा है किसके अंदर कम है, ये वाला फार्मूला याद कर लो। इसके फ्लक्स चेंज के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है, इसको मिनिमाइज किस तरह से किया जाता है? इसको मिनिमाइज करने के लिए हम इसे लेमिनेशन कर देते हैं। लेमिनेशन यानी कि इसको कट करते हैं शीट्स के अंदर, शीट्स के अंदर कट करके इसके बीच के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है? वार्निश वगैरह या कोई चीज होती है जो एडी करंट को क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी। सही है? क्लियर हो रहा है या मैं खुद ही खुद को समझा रहा हूँ? समझ आ रही है चीजें? ओके, गुड। अगर समझ आ रही है तो अच्छी बात है काफी, क्योंकि थोड़े टॉपिक जो है ना वो ड्राई है। काल बेल्स के अंदर ये वोल्टेज होती है 4 वोल्ट, ये याद कर लेना। ये अपना अगर एनटीएस वालों को थोड़ा इनका दिमाग सेट नहीं होगा, तो ये क्या पता ये सवाल दे दें, क्योंकि ये बुक से कभी कभी डायरेक्ट सवाल देते हैं, कभी कभी पता नहीं कहाँ से दे दें। तो ये काल बेल्स, काल बेल्स 4 वोल्ट। सही है? कार्बेल की वोल्टेज कितनी होती है? अपना 4 वोल्ट। इसमें इसको जो वोल्टेज चाहिए होते हैं वो 4 वोल्ट चाहिए होते हैं। आपके एसटीबी के अंदर जो ट्रांसफार्मर की टॉपिक जहाँ पर खत्म हो रही है ना, वहां पर लास्ट लास्ट लाइन ये लिखी हुई है। आपकी कंडक्टिंग बॉडी जो है वो डिसाइड हो गई है। कंडक्टिंग बॉडी आपकी कौन सी है? ये जेएसएमयू, सिंध मेडिकल कॉलेज, ये वाले आप टेस्ट लेंगे आपकी। इसमें कुछ नहीं है, ये एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है। इसके बाद अब देखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसको देते हैं टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने के लिए, या खुद ही कंडक्ट करते हैं। तो इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि अपनी है ना सिंधी अपना सिंध की एक यूनिवर्सिटी है, वो आपका टेस्ट कंडक्ट कर रही है। इससे आपका ये फायदा है कि आपका सिलेबस फॉलो होने के मैक्सिमम चांसेस है। इसी वजह से जो सिलेबस से थोड़ी रिलेवेंट चीजें हैं वो भी देख लो, और सिलेबस पर 100% ग्रिप रखो। इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट अच्छा होगा काफी। सही है? ये वाली चीज क्लियर हुई, सबको समझ आई? मेरे फोटो कड़ी। क्लियर हुआ सबको? समझ आया? मुकद्दस, राव, बाबा, क्लियर हुआ? बाबा को तो क्लियर हो गया। ओके, मुकद्दस को भी क्लियर, ठीक है। राव क्लियर, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, आपने एक काम करना है कि जनरेटर वाला जो मैं वीडियो सेंड करूंगा वो तो देखने हैं, लेकिन जो मैंने अभी बताया है, कॉइल की मोशन को आपने ऑब्जर्व करना है अच्छे से। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाओ, फिर देखो कि इसमें फ्लक्स मैक्सिमम क्यों हो रहा है, इसमें मोशनल ईएमएफ जीरो क्यों है, अगर फ्लक्स मैक्सिमम है तो ये चीजें किस तरह से हो रही है, ये सारा आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, और बुक की रीडिंग करो। आपकी मर्जी आप एसटीवी से पढ़ो, आपकी मर्जी आप पीटीवी से पढ़ो, आपकी मर्जी है, जिस भी बुक से आपको अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, उसमें से आप पढ़ो और देखो कि ये किस तरह से चीजें हो रही हैं, इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है? क्योंकि जनरेटर वाला टॉपिक जो है, इसके पार्ट्स देखो, इसके पार्ट्स याद रखो। कलेक्टिंग रिंग्स का काम क्या है, कार्बन ब्रशेस का काम क्या है, आर्मेचर का काम काम क्या है, आर्मेचर और कॉइल ये दोनों सेम चीज है। एक्सेल का काम क्या है, एक्सेल घुमाती है बेसिकली कॉइल को।
सही है, ये वाली चीजें आप याद रखो। अभी मैं देखूं कुछ रहा तो नहीं है इसमें से। अच्छा, एक जनरेटर का फार्मूला मुझसे मिस हो गया। जनरेटर का जो मैक्सिमम जनरेटर के हमने जो ईएमएफ अपना फाइंड किया, उसका फार्मूला क्या था? टोटल ईएमएफ 2 VBL। सही है। अब देखें, यहां पर अगर मैं लेंथ की जगह पर रखूं, अगर ये कॉइल है, कॉइल है, ओके, फोन ले पानी, आओ खोल, जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला ड्राइव करें। अच्छा देखें, डब्ल्यू, इस कॉइल की जो विड्थ है, अगर मैं इसको नाम दूं डब्ल्यू, तो रेडियस का क्या होगा? ये के रेडियस विड्थ के हाफ बनेगा। ये मी खड़ी है डब्ल्यू, ये किसके लिए? विड्थ के लिए। ये फॉर्मूला याद करना, ये पूछते हैं कभी कभी। अब देखें, एक चीज समझे, यहाँ पे 2 VB थीटा मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम ईएमएफ हमने प्रोड्यूस किया। एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। एंगुलर के अंदर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि ये एक फॉर्मूला होता है एंगुलर, अपना जो मोशन आप पढ़ते हो उसके अंदर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर के रिलेशन को आर होता है। यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला पुट कर रखा है, E इज इक्वल्स टू, और V जगह पर रखना है आपने आर ओमेगा, और B और L। ओके, यहाँ पर देखें, आर ओमेगा बी इंटू एल, इसको मैंने अलग करके रख दिया, आर ओमेगा को मैंने इस फॉर्मूला के अंदर पुट किया। अब देखें, आर किसके बराबर है? विड्थ अपॉन 2 के। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा? 2, आर की जगह पर मैं रखूंगा, आर की जगह पर मैं क्या रखूंगा? विड्थ अपॉन 2, यहाँ पर बी इंटू एल, और ये ओमेगा आर W/2। अच्छा, आप देखें, ये 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 2 से क्या हुआ? कैंसिल हुआ। अगर थोड़ी देर के लिए हम सपोज करें कि ये वाली जो ओमेगा है और ये वाली लेंथ, एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, या विड्थ इंटू, दो लेंथ को आप मल्टीप्लाई करोगे एल इंटू एच, तो क्या आएगा? एरिया। ये तो आपको पता है। तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ये 2 से कैंसिल हुआ, एक ओमेगा बचा, और एक जो दूसरा ओमेगा है वो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होकर एरिया बन गया, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा आया ईएमएफ। कौन सा? ईएमएफ मैक्सिमम इन जनरेटर फॉर 1 टर्न ऑफ कॉइल। जब कॉइल के अंदर एक टर्न हो, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, n नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हो कॉइल के अंदर, तो आप किस तरह से करोगे? E इज इक्वल्स टू, इसके साथ n मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको याद करने के लिए मैं बोलता हूँ नवाब, n ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा है, W नहीं है, ये याद करना, ओमेगा A इंटू बी, n ओमेगा A इंटू बी। ये वाला जो W है ये विड्थ के लिए, और ये वाला ओमेगा ये अपना एक इसमें से विड्थ के लिए, और दूसरा लेंथ के अपना ओमेगा के लिए। ये बात याद करना।
क्योंकि विड्थ को भी मैंने W से शो किया है। इसको वैसे करो आप, इसको W इसका चेंज कर देते हैं, सही है। तो ये 2 से कैंसिल हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, एरिया, और ये ओमेगा हमने यहाँ रख दिया। समझ आया ये? यहाँ पर ये क्या बना, मैक्सिमम ईएमएफ नवाब। अब नवाब इस तरह से याद करो कि जनरेटर वाला टॉपिक मुश्किल से मुश्किल है, तो ये नवाब है। अच्छा, इसमें एंगल कौन सी यूज हुई थी जब हमने मोशनल ईएमएफ फाइंड किया था, तो मैक्सिमम एंगल के लिए ये हमने निकाला है। तो फॉर एंगल थीटा जब हम निकालेंगे किसी एंगल के लिए, फॉर एंगल थीटा नंबर ऑफ टर्न्स, और फॉर एंगल थीटा, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, साइन ऑफ थीटा, नवाब साइन थीटा। ये ईएमएफ का फार्मूला है किसके लिए, फॉर जनरेटर। फार्मूला फॉर ईएमएफ इज नवाब साइन थीटा, वेयर ओमेगा इज, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है, एरिया, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि ये समझ आया हुआ होगा। समझ आया, ये डेरिवेशन समझ आई, डेरिवेशन समझ आई? डेरिवेशन पर ध्यान नहीं देते एमसी वाले बच्चे हो। डेरिवेशन समझ आई या रिपीट करूं मैं दोबारा से? अगर आप बोलोगे तो मैं रिपीट करूंगा, बोलने में मत शर्माया करो, जो चीज समझना है पूछ लिया करो। रिपीट करें। अच्छा देखें, अब हमने ईएमएफ का फार्मूला देखे, हमने क्या पढ़ा था, 2 VBL, सही है। ओके ओके, रिपीट करें, सही है, मैं समझ गया। इसी वजह से तो दो बार बार पूछ रहा था ना मैं, आप तो पूछते नहीं हो, मुझे खुद ही पूछना पड़ता है। टोटल ईएमएफ आपने कितना निकाला जो जनरेटर के अंदर बन रहा है, वो 2 VBL जो मैक्सिमम बना था। ये वाली बात तो क्लियर है ना, याद है, थोड़ी देर पहले हमने किया था 2 VBL, ये वाला फार्मूला याद है, 2 VBL। हमने जनरेटर में मोशनल ईएमएफ जो निकाला वो कितना बना, 2 VBL। ये याद आ रहा है? इसके आगे डेरिवेशन। अच्छा आप देखिए, वेलोसिटी का फार्मूला ये किसके लिए है, रेड मार्कर का दो, रेड मार्कर दे रहा, यहाँ पर देखें, ये वेलोसिटी का फार्मूला किसके लिए, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वो किसके बराबर होती है, आर ओमेगा के। ओमेगा किसके लिए, ओमेगा किसको बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या इसको एंगुलर स्पीड भी कहा जाता है, एंगुलर स्पीड। अब देखें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस v वाला वैल्यू यहाँ पर रखें, तो 2 हमने फॉर्मूला वाला सेम रखा, और ये ब्रैकेट के अंदर मैंने v का वैल्यू रखा आर ओमेगा, और ये bl मैंने बाहर रखा जो पहले से मौजूद था, सही है। अब यहां से देखें, ये आपको स्टेप कंफ्यूज कर रहा होगा मेरे ख्याल से, इसको देखें, यहाँ पर ये क्या है, ओमेगा, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। यहां से अगर मैं रेडियस निकालूं तो ये विड्थ है, टोटल विड्थ, इसको मैं W इस तरह से लिखता हूँ, ये विड्थ क्या है, रेडियस क्या है, R इज इक्वल टू विड्थ अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पर मुझे रेडियस रखना है, तो रेडियस में किस तरह से रखूंगा, ये विड्थ का हाफ है, ये टोटल विड्थ है, रेडियस कहाँ तक होता है, सेंटर तक, तो ये R इज इक्वल टू W/2। ये वाला समझ आया, रेडियस किसके बराबर होगा, विड्थ अपॉन 2 के। तो ये यहाँ पर मैं रखूंगा 2, ये R की जगह मैं रखूंगा विड्थ, ये वाला विड्थ वाला W अपॉन 2, इसको मैंने कर दिया इससे अलग। बाकी जो ओमेगा था, ओमेगा BL, इसको मैंने कर दिया बाय ओमेगा BL। इतना समझ आया, ये वाला क्लियर हुआ? तो आगे चले, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छा देखिए, हम ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 से 2 क्या हुआ, खत्म। यहां पर अभी देखें, ये विड्थ इंटू लेंथ, ये बराबर होता है एरिया के, विड्थ और लेंथ ये किसके बराबर होता है, एरिया के। तो यहां से मैं क्या करूंगा, विड्थ और लेंथ को घटाकर, यानी कि इस विड्थ को और इस लेंथ को हटाकर मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ एक चीज लिखूंगा, वो कौन सी होगी, एरिया। तो E इज इक्वल टू, ये 2 में खत्म हो गया, इन दोनों चीजों को हटाकर मैंने एरिया रख दिया। बाकी दो चीजें मेरे पास बची, ये वाली ओमेगा इंटू बी, ये है ओमेगा एंगुलर स्पीड जो मैंने बताई, एंगुलर स्पीड। ये बी हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो ए है हमारी, ये है एरिया, ये क्या है, एरिया। अब देखें, ये किसी भी, यानी कि एक टर्न के लिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 के बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला या ये ईएमएफ के अपना जनरेटर के अंदर ये ईएमएफ बनेगा।
लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो, फॉर n टर्न्स n, तो उसके लिए यहाँ पर इसके साथ n मल्टीप्लाई कर दो। E इज इक्वल टू n, ओमेगा इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर n टर्न के लिए ओमेगा ए बी तरीके से याद करने के लिए आप नवाब बोलो। जनरेटर सबसे मुश्किल टॉपिक है ना, तो ये समझोगे ये नवाब है। तो E इज इक्वल टू नवाब, और यहाँ पर मैक्सिमम आपने निकाला है, तो मैक्सिमम ये होता है 90 पर। तो ये आप चीज याद कर लें कि इसमें साइन ऑफ थीटा यूज होती है, साइन ऑफ जनरेटर। जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ होता है ये उसका फार्मूला है। आई होप ये फार्मूला की डेरिवेशन है, करवानी तो नहीं थी डेरिवेशन, लेकिन समझने के लिए आपको ये चीज क्योंकि टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है। क्लियर हुआ, समझ आया, समझ आया सबको, या अभी तक कोई मसला है? ओके, ईद वैसे कल है या परसों है पता नहीं, तो ईद का तो बस ईद वाला एक दिन ऑफ करे ना, तो नेक्स्ट डे अगर मैं देखूंगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ईद के नेक्स्ट दिन हम क्लास रखेंगे। आप वैसे भी एंट्री वाले बच्चे हो। हाँ, ये ज्यादा ही नवाब है, हाँ ज्यादा ही नवाब है, इसी वजह से तो मैंने इसको नाम दिया है नवाब। इसको याद करने के लिए इस तरह से होता है। अच्छा, और एक फॉर्मूला दूसरा भी है याद करने के लिए, आया तो चलेगा अभी। अच्छा, एक फॉर्मूला याद कर लें बस याद करने के लिए, टॉर्क फार्मूला। ये जनरेटर के अंदर नहीं है, वैसे ही जब कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाता है तो ये बनता है बीना कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो ये कॉइल इन फील्ड, जब कॉइल को फील्ड के अंदर रखें और वो कॉइल घूमे तो टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला है बीना कॉस अल्फा। ये याद कर लें, अगर टास्क आपसे पूछे या पूछे कि इसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कभी अल्फा, ये फॉर्मूला कर लें, बीना कोस अल्फा, और ये नवाब। अच्छा, पता नहीं मैं क्या कह रहा था, भूल गया कि अगर ईद वैसे भी आप एंट्री वाले बच्चे हो, तो एंट्री वालों के लिए तो आप ईद जो है ना वो सिलेक्ट होकर उसके बाद सक्सेस के बाद जो आप एंजॉय करोगे ना अपने इवेंट्स को, वो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। तो ईद पर बिल्कुल सेलिब्रेट करें अपने जो फैमिली है उसके साथ, और टाइम स्पेंड करें सबके साथ। मैं भी जो पढ़ता था तो पढ़ाई में करता, लेकिन ईद का जो दिन होता था वो कोशिश करके मैं पढ़ाई में देता था। फिर जब मैंने इम्प्रूव किया, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, मैंने इम्प्रूव किया, उसके बाद फैमिली ने स्टार्ट किया कि ईद वाला दिन है चलो एक दिन, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता था उसमें बिल्कुल जो है वो लीनियंसी नहीं देता था खुद को, बिल्कुल अपने टाइम के साथ पढ़ाई करता था। तो बिल्कुल आप ईद वाला दिन बिल्कुल एंजॉय करो, फुल जो भी आप काम करो उसमें अपना 100% दो। अगर पढ़ रहे हो ना तो पढ़ाई में आपका 100%, वहाँ नहीं आपके ज़हन में घूम रहा हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे फलाँ चीज़ करनी है, मुझे रात को इसको मैसेज करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, ये वाली चीज़ें आपके दिमाग में ना हो। मुझे रात को ये वाला सीरियल देखना है, ये वाली चीज़ें आपके माइंड में ना होनी चाहिए। लेकिन अब जब अगर आप सीरियल देख रहे हो ना, तो उस टाइम पढ़ाई की बातें दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि इसके बाद मैं ये करूँगा, ये करूँगी, सही है? और अगर हम कोई चीज़ और कर रहे होते हैं तो उसके टाइम हमें माइंड में होता है यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं अभी पढ़ नहीं रही, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये वाली चीजें ना करें, जो भी काम करें अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ करें और खुद पर यकीन रखें। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको खुद के ऊपर यकीन होगा। खुद पर यकीन रखें और मेहनत करें, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होगे। ठीक है, आज लेक्चर ज्यादा हो गया है, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना पढ़ा पाऊंगा, लेकिन फिर भी पढ़ा लिया। चलो ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखना, और इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात करते हैं, सही है? और इस टॉपिक को काइंडली रिवाइज करना और अच्छे से देखना, ये थोड़े ड्राई टॉपिक्स हैं और थोड़े टिपिकल हैं, तो इनको समझना। कल क्या करेंगे, हम एक चीज सुन लें, कल क्या करेंगे, कल लेंथ लॉ को रिपीट करेंगे और पूरा चैप्टर शुरू से लेकर एंड तक रिपीट करेंगे पूरा। चार्ज वाला फोर्स ये किस तरह से हो रहा है, किस तरह से, जिसकी पहले लेक्चर मिस हो गई थी वो कल लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।